हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हमारी हिंदी की रॉकेट रिवीजन में स्पर्श के क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं, जिसमें हम सारे गद्य खंड के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको कवर करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक को मौन देखकर बड़े भाई का व्यवहार कैसा हो जाता था? जब लेखक बड़े भाई साहब के सामने मौन हो जाता था तो बड़े भाई को ये विश्वास हो जाता था कि उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में वे बड़े होने का कर्तव्य निभाकर उसे कभी डांटते तो कभी स्नेह से बातें करते थे। यहाँ पर लेखक जो है बड़े भाई साहब से डरता था, ठीक है। वो बड़े भाई साहब जो है अपना बड़े होने के नाते कर्तव्य समझते थे। वो समझते थे कि उनका अधिकार है कि वो कभी भी जो है अपने छोटे भाई को किसी भी गलती पे डांट सकते हैं। वो हॉस्टल में रहते थे दोनों भाई। वहां पर जो है वो कहते थे कि अपने दादा की गाड़ी कमाई का क्यों तुम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लेखक था उसको हमेशा ही गुल्ली डंडा या खेल के मैदान जो अपनी ओर खींचते रहते थे। पढ़ाई वो सिर्फ आखिरी समय पे करता था, कभी भी पढ़ाई पूरे साल भर नहीं करता था। जबकि यहाँ पे उल्टा बड़े भाई साहब जो है पूरा समय जो है पढ़ते रहते थे, लेकिन फिर भी वो जो है अच्छे अंकों से पास नहीं हो पाते थे, ठीक है। वो हमेशा कई बार जो है वो फेल हो जाते थे और उनके बीच में जो है कई दर्जों की डिफरेंस जो है कम होता जा रहा था। कभी 3 साल, फिर 2 साल, फिर 1 साल, ऐसे डिफरेंस कम होता जा रहा था। मैदान का आकर्षण छोटे भाई को कहाँ ले जाता था और क्या क्या करवाता था? कहानी बड़े भाई साहब के आधार पर लिखिए। मैदान का आकर्षण छोटे भाई को पढ़ाई से दूर खेल की दुनिया में ले जाता था और उससे फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दावघाट, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती, कभी वहां पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उछालकर, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता था। और अगर कोई मित्र या साथी साथ में खेलने के लिए मिल जाए तो बात ही कुछ और होती थी। साथी के साथ मिलकर कभी चार दीवारी पर चढ़कर कूदते, कभी फाटक पर चढ़कर उसे आगे पीछे करके मोटर कार का आनंद लेते। मैदान का आकर्षण अज्ञात और अनिवार्य रूप से छोटे भाई को खींच ले जाता था और वहां जाकर वो सब कुछ भूल जाते थे। यानी कि जब भी उन्हें कोई भी चीज ऐसी दिखती थी कि भाई मेरे को पढ़ाई नहीं करनी पड़े, सारा दिन वो खेलना चाहते थे, इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, कभी फाटक चले जाते थे, कभी कहीं, तो वो सारा दिन जो है खेल में ज्यादातर लगे रहते थे। अगला है, कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ गया था? कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था। उसे स्वयं पर थोड़ा अभिमान हुआ, यानी कि प्राउडनेस आ गई थी, घमंड आ गया था अपने ऊपर। आत्मसम्मान भी उसका बढ़ चुका था। उसे लगने लगा था कि बड़े भाई साहब उसे उपदेश देते हैं परंतु फेल हो जाते हैं, यानी कि खुद तो बड़े भाई साहब ज्ञान देते हैं उसे, लेकिन खुद फेल हो जाते हैं। इसलिए अब वो खेल कूद में निर्भीक होकर पहले से भी अधिक समय व्यतीत करने लग गया था, यानी कि खेल कूद में और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था वो। अब उसे उनकी डांट का भी डर नहीं लगता था। उसको लगने लगा था कि वह कम मेहनत करके भी पास हो जाएगा। उस पर बड़े भाई साहब का पुराना आतंक नहीं रहा था, यानी कि पहले जैसा बड़े भाई साहब का डर नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था वो कुछ भी करे पास हो जाता है। प्रथम आ गया था, घमंड होने लग गया था उसे, जबकि बड़े भाई साहब जो है फेल हो गए थे। पाठ बड़े भाई साहब के आधार पर छोटे भाई के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए कि छोटा भाई कैसा था। छोटे भाई का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पढ़ाई में मन ना लगने के बावजूद भी छोटा भाई बहुत प्रतिभावान था। हमेशा अपने बड़े भाई का आदर करता था। अपने भाई के प्रति छोटे भाई को सहानुभूति होती थी और उनके प्रति छोटे भाई का अपार श्रद्धा थी। खेलों में बहुत रुचि थी उसकी और इन सभी के साथ साथ लेखक में एक भोलापन भी झलकता था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, हर बात मानता था उनकी। जैसे वो डांटते थे वो पढ़ने के लिए चला जाता था। उसने इवन इतना सब डांट खाने के बाद टाइम टेबल भी बनाया था अपना, जिसको उसने फॉलो नहीं करा था कभी। अगला है, कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ
अनुभव से आती है, यानी कि एक्सपीरियंस से आती है, क्योंकि बड़े भाई साहब ने हमेशा अपने छोटे भाई से ही कहा कि इतना तुम्हें समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा संसार का ज्ञान अनुभव बड़े होने के नाते मुझे ज्यादा है। कहानी में बताया गया है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। किताबों से समझ नहीं आती, जितना हम एक्सपीरियंस अपनी समाज को देख के करते हैं। लेखक की अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन लेखक और उनके भाई दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ ले, उनकी जैसी समझ नहीं आ सकती दोनों को। अम्मा और दादा को उन्हें समझाने और सुधरने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वो जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का उनसे ज्यादा तजुर्बा है, यानी उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया का। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी के कितने ब्याह किए गए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें लेखक और उनके भाई से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि जीवन में समझ कभी किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती, जीवन की समझ हमेशा दुनिया देखने से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है अब। बड़े बाजार में प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का क्या कारण थे? बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर 26 जनवरी 1931 इंपॉर्टेंट डेट है हमारी, ठीक है। बड़े बाजार, ये कोलकाता का बड़ा बाजार है, जिसमें जो है हमारे 26 जनवरी 1931 के दिन राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था। उस दिन लोगों में उत्साह कोई भावना थी, सभी को देशभक्ति और नवीनता का एहसास था, सभी के अंदर जो है देशभक्ति भरी हुई थी। ये हमारा ना 1930 में ही जो हमारी मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसमें जो है डिसाइड किया गया था कि अब से हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और वही 26 जनवरी 1931 को पहला स्वतंत्रता दिवस हमारे कोलकाता में जो है बड़े बाजार में झंडा फहरा के मनाया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े मकानों पे जो झंडे लगे थे और लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना बन गई थी। उस दिन राष्ट्रीय झंडा फहराने का एक मुख्य कारण था कि लोगों को इससे स्वतंत्रता का एहसास हो रहा था कि हम स्वतंत्र हैं, लोगों ने मान लिया था, ठीक है। लेकिन उस दिन कंडीशंस बहुत ज्यादा बदली उधर। 26 जनवरी 1931 के दिन बड़े बाजार का माहौल कैसा था? माहौल पूरी तरह से बदल गया था। 26 जनवरी 1931 के दिन बड़े बाजार की साज सज्जा सबको उत्साहित कर रही थी। मकान तो इस प्रकार सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता हमें मिल ही गई है, ठीक है। सबने मान लिया था जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई, इस तरह से उन्होंने अपने घर सजा दिए थे। कलकत्ता में हर जगह झंडे लगाए गए थे, सब जगहों पे झंडे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर लोग उत्साहित हो रहे थे, खुशी हो रही थी लोगों को। वस्तुतः लोग जिस रास्ते से भी जाते, उसी रास्ते पर नवीनता तथा उत्साह दिखाई देने लगता था। ओके, नेक्स्ट है सुभाष बाबू ने कब और कैसे जुलूस निकाला? यह दिन किस अमर दिन की स्मृति में था? ठीक है, सुभाष बाबू ने 26 जनवरी 1931, अगेन डेट याद रखनी है सबको, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में जुलूस निकाला था। जुलूस सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से निकाला गया था, यानी कि जो उस टाइम कानून चल रहे थे, क्योंकि आजादी हमें मिली नहीं थी, लेकिन अपने आप को आजाद घोषित करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, और यहाँ पे अंग्रेज जो है हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अपनी तरफ से। यहाँ पे सुभाष बाबू ने उन कानूनों का उल्लंघन करके जो है एक जुलूस निकाला था सार्वजनिक रूप पे। ये दिन जो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अमर स्मृति में था, ठीक है। यानी कि उस दिन जो है हमने अपना जो हमारा 1930 में हमने अपना संपूर्ण भारत को जो माना था कि हम आजाद हैं, उसी की याद में जो है मनाया जा रहा था। नेक्स्ट है ओपन लड़ाई किसे कहा गया है? यह अपूर्ण क्यों थी? ठीक है, ये ओपन लड़ाई जो थी ये अपूर्ण क्यों थी, पूरी क्यों नहीं मानी गई? अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत
सार्वजनिक सभाओं को गैर कानूनी ठहरा दिया गया था। अंग्रेजों ने जो है अलग अलग कानून बनाए उस समय पे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो सभाएं हो रही हैं ये गैर कानूनी हैं। पुलिस सरकार का आदेश का पालन को तत्पर थी। इन सब के बावजूद काउंसिल द्वारा जो है, काउंसिल है ये, काउंसिल द्वारा नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। काउंसिल ने नोटिस क्या निकाला कि मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर 4:24 पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेंगे हम उस समय। इसे ओपन लड़ाई कहा गया। ये अपूर्ण थी क्योंकि इसे पूर्ण कभी इतना बड़ा जुलूस नहीं निकाला गया था, ठीक है। इससे पहले जो है हमारा कभी भी इतना बड़ा जुलूस स्वतंत्रता मनाने के लिए नहीं निकाला गया था सार्वजनिक रूप से, तो इसीलिए ये अपूर्ण थी। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। डायरी का एक पन्ना पाठ के संबंध में कहे गए उक्त कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। डायरी का एक पन्ना पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद दिलाते हुए तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि एक संगठित समाजकृत संकल्प हो जाए तो कुछ भी नहीं जो वह नहीं कर सके, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर है वो हमें क्या दिखाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हमने मन में ठान लिया ना, हमने संकल्प ले लिया है तो हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सके इकट्ठे होके। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यानी कि सब लोगों ने उस दिन बहुत ज्यादा उत्साह से जो है हिस्सा लिया। अंग्रेजी प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें अधिक संख्या में लोग घायल हो गए। किंतु फिर भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहन करते हुए भी कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर अपूर्ण उत्साह, साहस व बलिदान का परिचय दिया। यानी कि उनके अंग्रेजी जो शासक थे उनके ना कहने पर भी, उनके इतने लाठीचार्ज के बावजूद भी जो है इतने लोग घायल हो गए, इतने अत्याचारों को सहन करा, लेकिन फिर भी जो है संगठित होकर उन्होंने अपने उत्साह का, अपने साहस का परिचय दिया और उस संकल्प के साथ उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ओके, बृजलाल गोयनका कौन थे? झंडा दिवस को सफल बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि बृजलाल गोयनका ने क्या करा था उस समय पे, किस चीज की जो है उन्होंने नई चेंजेस लेके आए थे। बृजलाल गोयनका स्वतंत्रता सेनानी थे जो कई दिनों से लेखक के साथ काम कर रहे थे। वे दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे। यानी कि लेखक और बृजलाल गोयनका जो है दोनों जेल में एक साथ रहे थे, दमदम जेल में। झंडा दिवस कौन सा दिवस था? 26 जनवरी 1931। यहाँ पे सभा स्थल की और जब वो जा रहे थे तो वो पकड़े गए थे। पहले झंडा लेकर वंदे मातरम बोल के तेज भाग रहे थे तो वो अपने आप गिर गए। फिर एक अंग्रेज घुड़सवार ने उन पर लाठी मारी और पकड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया था। पर इस पर वे स्त्रियों के झुंड में शामिल हो गए। तब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तब वे 200 आदमियों का जुलूस लेकर लाल बाजार चले गए थे और उन्हें वहां पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने इतने लाठीचार्ज होने के बाद भी जो है छोड़ा नहीं था उस जुलूस में। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी पूरी तरह से उन्होंने बन के दिखाया कि मैं जो है स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा हूं। अगला, डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? या फिर आ सकता है, डायरी का एक पन्ना के माध्यम से आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आजाद भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्य को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें स्वतंत्रता के मूल्य समझाने और देश प्रेम के बारे में बताया गया। हमारे राष्ट्रभक्ति को हमारे अंदर जगाने की कोशिश करी गई है। पाठ में सन 1931 के गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि उस टाइम पे जब गुलाम भारत था तो किस तरह से जो है निहत्थे
किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता मिलने की एक भावना थी कि हमें स्वतंत्रता मिल सके, और इसे पाने के लिए लोगों ने ना लाठियों की चिंता करी थी, ना ही उन्हें ये चिंता थी कि हम जेल चले जाएंगे, पर उन्हें क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता। उनके मन में जो है स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जहां प्रेरणा देता है, वही संदेश देता है कि क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद करके संगठित होकर काम करने से कोई काम असाध्य नहीं रह जाता। यानी कि अगर हम मिलकर अपनी आजादी के लिए काम करें, कोई भी काम जो है हम संगठित होकर करें, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तंतारा क्यों प्रसिद्ध था, वह तथा वह अपना परम कर्तव्य किसे समझता था। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तंतारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। वह अपने साहसिक कारनामों और विलक्षण तलवार के लिए प्रसिद्ध था। आपने देखा होगा तंतारा वामीरो की जो कथा थी, उसके अंदर तंतारा जो है अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार लेके घूमता था। ठीक है, वो अपनी उस तलवार के लिए प्रसिद्ध था, शक्तिशाली था बहुत। वह अपने उदार व मददगार स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मददगार था, सबकी हेल्प करता था, बहुत ज्यादा उदार था, काइंड था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि तंतारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। वो केवल अपने गांव वालों की नहीं, बल्कि पूरे द्वीप वासियों की सेवा व मदद करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। यानी कि सबकी हेल्प करता था, सबके लिए हमेशा मदद के लिए आगे रहता था। तंतारा की तलवार लोगों की चर्चा का विषय क्यों थी। तंतारा अपनी पारंपरिक जो अपनी उसकी पोशाक थी ना, वो बहुत पारंपरिक पोशाक थी। उसके साथ कमर में वो जो है तलवार बांध के रखता था। तलवार किसकी थी, लकड़ी की तलवार थी। ठीक है, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती थी। उनमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार का प्रयोग दूसरों के सामने कभी नहीं करता था और सदैव अपने साथ रखता था। हमेशा वो तलवार उसके साथ रहती थी, लेकिन वो कभी भी उसका इस्तेमाल सबके सामने नहीं करता था। तंतारा के साहसिक कारनामों को भी लोग उसी तलवार की अद्भुत शक्ति मानते थे। ओके, तंतारा वामीरो की प्रेम कथा निकोबारियों के घर घर क्यों सुनाई जाती थी। तंतारा वामीरो की प्रेम कथा निकोबारियों के घर घर कई कारण थे जिनके वजह से प्रमुख थी। एक, तंतारा वामीरो के त्याग और बलिदान को हर बच्चे को समझाने के लिए। पहली चीज कि उनका जो त्याग और बलिदान था अपने प्रेम के लिए, उसको हर बच्चे को समझाना चाहते थे वो लोग। और लोगों की समाज और परंपरा के प्रति जो समझ थी, जो लोगों ने अपने समाज सोसाइटी की वजह से जो है अपने दिमाग में चीजें बिठा ली थी कि एक गांव के दूसरे गांव में जो है शादी नहीं कर सकते, उस चीज को जो है जो फॉल्स चीजें जो है उनके दिमाग में घर कर गई थी, उसको खत्म करने के लिए जो है ये बताया गया था। साथ ही साथ परिवर्तन के लिए त्याग के महत्व को समझाने के लिए तंतारा वामीरो की प्रेम कथा निकोबारी के घर घर में सुनाई जाती थी। क्यों सुनाई जाती थी? एक सबसे बड़ी चीज कि त्याग करना भी लोगों को आना चाहिए। ठीक है, उनको ये समझाया गया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें चेंज कर लेनी चाहिए समय के अनुसार। ऐसी बहुत सारी हमारी सामाजिक प्रथाएं थी जो समय के साथ जो है बदलती गई। तो यहाँ पे उनके उस कथा से भी हमें यही समझाने की कोशिश की कि हमें समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों की क्या राय थी? तंतारा की तलवार के बारे में लोग सोचते थे कि उस तलवार में लकड़ी के होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं, बहुत अलग शक्तियां थी, इसलिए लोग उसको बहुत महत्व देते थे। तंतारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग नहीं करता था, वो हमेशा अपनी कमर में उसे बांध के रखता था, इसलिए वो कभी अलग नहीं कर सका उसको, तलवार को अपने से। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था, परंतु उसके साहस से पूर्ण कार्यों के कारण लोगों का तलवार में अनोखी शक्ति होने पर विश्वास था। तंतारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। यानी कि लोगों के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि कैसे हो गया, ये क्या है, इसके अंदर कैसी दैवीय शक्ति है, लोग जानना चाहते थे उसकी तलवार के बारे में।
अगला, वामीरो का मन भी तंतारा की ओर आकर्षित हो गया था। स्पष्ट कीजिए। पहली ही नजर में तंतारा को देखते ही वामीरो विस्मित हो गई थी। उसके मन में कोमल भावना का संचार हो गया था। पहली ही नजर में जैसे तंतारा को जो है वामीरो से प्यार हो गया था, ऐसी वामीरो को भी जो है पहली नजर में ही तंतारा से प्यार हो गया था। घर पहुंचने पर उससे भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस होने लग गई थी और इस बेचैनी से मुक्त होने का उसका प्रयास दिखावा मात्र था, कि वो सिर्फ ये दिखा रही थी कि उसको तंतारा से प्यार नहीं हुआ, सिर्फ वो दिखा रही थी, ठीक है, लेकिन उसकी मन की दशा कुछ और ही थी। तंतारा ने अपने क्रोध के शमन के लिए क्या किया, यानी कि अपना क्रोध जो उसको आया था जब उसकी माँ और गांव वाले जो है सब उधर आ गए थे, द्वीप के पास आ गए थे, समुद्र के पास, तो तब उसने अपना गुस्सा निपटाने के लिए क्या किया था, गुस्सा खत्म करने के लिए वामीरो की माँ और गांव वालों द्वारा अपमानित होने के बाद तंतारा को क्रोध आ गया था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी तलवार निकाली और धरती पर जो है पूरी तरह से अपनी पूरी शक्ति से जो है उसने लकीर लगा दी थी, धरती को काटने लग गया था। इससे वह पसीने से लथपथ होकर निढाल हो गया और गिर गया। नेक्स्ट, तंतारा वामीरो कथा के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तंतारा वामीरो कथा एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसमें यह संदेश दिया गया है कि प्रेम को किसी बंधन, सीमा अथवा रीति रिवाज से में नहीं बांधा जा सकता। यदि कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रदेश आदि प्रेम की पवित्र भावना पर पहरे लगाएगा तो उसे पनपने का अवसर नहीं देगा, तो इसका परिणाम सुखद नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी जो है प्रेम के बंधन में जो है बांधने, अलग तरह से जो है रोकने की कोशिश करे, कोई रीति रिवाज हो गई या कोई भी इंसान भी हो गया, तो उसको जो है प्रेम की पवित्र भावना पर पहरे लगाएगा और उसे ऐसी चीजों को, रीति रिवाजों को प्रेम के बीच में पनपने नहीं दिया जाएगा। समाज में जाति, धार्मिक और सामाजिक भेद में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे अंततः मानवता को ही नुकसान पहुंचेगा और हमें सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाकर सभी को अपनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा। राज कपूर ने फिल्म की कहानी सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ये हमारे शैलेंद्र वाला चैप्टर है जिसके अंदर जो है राज कपूर और शैलेंद्र एक सच्चे मित्र थे। वहीदा रहमान और राज कपूर ने उनकी एक मूवी करी थी तीसरी कसम, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। राज कपूर शैलेंद्र के सच्चे मित्र थे। शैलेंद्र ने राज कपूर से अपनी फिल्म के अभिनय करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए वे तैयार भी हो गए थे, परंतु एक सच्चे मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उन्होंने शैलेंद्र को पहले ही इस फिल्म की असफलता के प्रति सचेत कर दिया था, क्योंकि राज कपूर ने जब वो फिल्म का वो पूरी स्टोरी पढ़ी थी तो उनको लगा था कि शायद ये मूवी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, ये मूवी जो है चलेगी नहीं ज्यादा, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक सच्चा मित्र होने का उनको बता दिया था, सच्चे मित्र होने के नाते, कि भाई ये जो है असफल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र द्वारा उनकी फिल्म तीसरी कसम में व्यक्त करुणा को स्पष्ट कीजिए। शैलेंद्र द्वारा उनकी फिल्म तीसरी कसम में व्यक्त करुणा में निराशा नहीं, अपितु परिस्थितियों से जूझने और कभी हार ना मानने की प्रेरणा है। जो उनकी मूवी थी तीसरी कसम, उसमें क्या था कि कैसी भी परिस्थिति हो सबसे लड़ो, ठीक है, सब परिस्थितियों से पार निकलना है और कैसे जो है हम कभी हार ना मान के आगे बढ़ सकते हैं, जिसने फिल्म को बहुत प्रशंसा दिलाई। इस फिल्म में ऐसे लोगों की जिंदगी अभिव्यक्त किया गया है जो बहुत ही गरीब हैं, किंतु फिर भी वे सुनहरे सपनों की मौज मस्ती जीते हैं। यानी कि गरीब लोगों की कहानी बताई, लेकिन वो तब भी मौज मस्ती में रहने पसंद करते हैं तथा प्रत्येक परिस्थितियों में मुस्कुरा रहे हैं। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपने सपनीले कहे तीसरी कसम की अत्यंत करुणायक पंक्ति है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ऐसे ही सपने जो है, जो गरीब लोग हैं उनके सपने कैसे जो है पूरे हो सकते हैं, उनके बारे में स्टोरी बताई गई है।
तीसरी कसम जैसी फिल्म बनाने के पीछे शैलेंद्र की मंशा क्या थी, उनका क्या इरादा था? शैलेंद्र कवि हृदय रखने वाले गीतकार थे, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर थे वो। तीसरी कसम बनाने के पीछे उनकी मंशा यश या धन लिप्सा नहीं थी, यानी कि वो धन नहीं कमाना चाहते थे इससे, ना ही कभी उन्होंने उस लालच पे काम किया। आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये मूवी बनाई थी उन्होंने। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी नया, इस पंक्ति के रेखांकित अंश पर किसे आपत्ति थी और क्यों? ये एक सॉन्ग था जिसके लिए जो है हमारे सिंगर थे शंकर जयकिशन, उन्होंने आपत्ति बताई थी। उनका क्या मानना था कि जनसाधारण जो 4 दिशाएं ही जानता है, यानी कि हम तो सिर्फ 4 दिशाएं जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं जानते हैं, इसका असर फिल्म और गीत की लोकप्रियता पर पड़ने की आशंका से उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि 10 दिशाएं नहीं पहचान पाएगा कोई भी, लोग नॉर्मल लोग जो सिर्फ 4 ही दिशाएं पहचान पाएंगे। तो उनको लगा कि ये जो लाइन लिखी गई है रातों 10 दिशा से कहेंगी, उसकी वजह से लोग जो है नहीं पहचान पाएंगे और इस मूवी की लोकप्रियता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कलाम मर्गिया आंखों से बात करने वाला मानते हैं के आधार पर राज कपूर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, या फिर आ सकता है प्रस्तुत पाठ के आधार पर राज कपूर के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, राज कपूर हिंदी फिल्म जगत के सशक्त अभिनेता थे, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे ये। अभिनय की दुनिया में आने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनकी अच्छी हिट फिल्म्स आई, अपने अभिनय से नित नई ऊंचाइयां छूते रहे। संगम फिल्म की अद्भुत सफलता के से उत्साहित होकर उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है 4 मूवीज बनाऊंगा, क्योंकि उन्हें एक संगम मूवी जो थी उसमें बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिल गई थी। ये फिल्में सफल भी रही। इसी बीच राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम के बाद उन्हें एशिया के शोमैन के रूप में जाना गया। ये टाइटल के बारे में वन मार्कर का पैसेज में भी कई बार आया है कि एशिया तीसरी कसम के लिए राज कपूर को कौन सा टाइटल मिला, एशिया के शोमैन का। ठीक है, इनका अपना व्यक्तित्व लोगों के लिए किन्वंदित बन चुका था, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है जाना पहचाने वाला बन गया था। वे आंखों से बात करने वाले कलाकार जो हर भूमिका में जान फेंक देते थे, वे अपने रोल में इतना खो जाते थे कि उनमें राज कपूर कहीं नजर ही नहीं आता था। वो उस पूरे कैरेक्टर में जो है डूब जाते थे, कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते थे। वे सच्चे इंसान और मित्र भी थे, जिन्होंने अपने मित्र शैलेंद्र की फिल्म में मात्र 1 रुपए के पारिश्रमिक पे, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपए का जो है 1 रुपया लिया था उनसे मूवी करने के लिए, और उन्होंने जब शैलेंद्र ने उनको स्टोरी दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा पारिश्रमिक मेरे को एडवांस चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा पारिश्रमिक कितना था, 1 रुपया। नेक्स्ट, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों पसंद करते हैं? बाइबल तथा दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के पद सूचक नाम से याद किया जाता है। लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है कि वे सारी उम्र रोते रहे। रोने का कारण संसार का दुख था, कि संसार का दुख इतना ज्यादा था कि वो नहीं सहन कर पाते थे। नेक्स्ट है, बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, स्पष्ट कीजिए। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो हमारे जितने भी हमारी प्रकृति है उनसे छेड़छाड़ शुरू हो गई थी, यानी कि समुद्र को पीछे ढकेला जा रहा था, कवर करके जो है नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी बॉम्बे में। आवास के लिए जमीन चाहिए, लेकिन इसके लिए वनों को काटा जाता है,
इससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार मुंबई के पास समुद्र के किनारे किनारे को ऊंचा बनाकर उस पर बहुमंजिली इमारत बनाई गई, जिससे समुद्र को सिमटने पर विवश होना पड़ा और इसका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया। यानी कि समुद्र जो है वो छोटा किया जा रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है वो बनानी थी, बिल्डिंग्स बनानी थी ऊंची ऊंची, जिसकी वजह से जो है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य वो खत्म होता गया। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला, या क्वेश्चन आ सकता है अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, उसने अपना क्रोध कैसे शांत किया या व्यक्त किया, अपने शब्दों में बताना है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण था उसकी सहन शक्ति का जवाब दे देना। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर्स स्वार्थवश समुद्र को पीछे धकेल रहे थे, जमीन हथिया रहे थे। समुद्र पहले तो सिमटता रहा, सहन करता रहा जब उसको छोटा किया जा रहा था, लेकिन हर किसी की सहन करने की एक सीमा होती है। पर जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसमें तूफान आ गया। समुद्र की लहरों ने बड़े बड़े जहाजों को उठाकर पटक दिया और समुद्र तट पर भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। लोग सागर की विकरालता और प्रचंडता को देखकर भयभीत हो गए, यानी कि डर गए कि ऐसा भी समुद्र जो है इतना बड़ा जो है चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किन्हें कहा जाता गया है और व्यवहारवादी लोगों की क्या विशेषताएं हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे हैं जो अपने आदर्शों में व्यवहारिकता रूपी तांबे का मेल करते हैं और चलाकर दिखाते हैं। वे आदर्श और व्यवहारिकता का समन्वय करके चलते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकली हर चीज को करके दिखाएं, अपने बिहेवियर में भी वही चीजें लेके आए। व्यवहारवादी लोग अपनी उन्नति और अपने लाभ हानि को अधिक महत्व देते हैं। वे आदर्शों और मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं देते। यानी कि व्यवहारवादी लोग जो है अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, साथ ही साथ अपने लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, अपने आदर्शों अपने मानवीय मूल्यों के बारे में वो नहीं सोचते। यही नहीं वे समाज के अन्य लोगों की उन्नति या कल्याण की चिंता नहीं करते हैं। उनका व्यवहार लाभ हानि की गणना से प्रभावित हमेशा रहता है। नेक्स्ट है गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी भली भांति जानते थे कि शुद्ध आदर्शों को आचरण में नहीं लगाया जा सकता, फिर भी उनकी दृष्टि आदर्श से हटी नहीं। वो ये जानते थे बहुत अच्छे से कि इन सब चीजों को जो है चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी शुद्ध आदर्श है उनको हम अपने व्यवहार में नहीं लेके आ सकते, फिर भी वो उनकी जो नजरें थी ना वो हमेशा आदर्शों पे रही। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता किए बिना व्यवहारिक आदर्शवाद को अपनाया तथा मर्यादित एवं श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए जीवन बिताया। ठीक है, फिर भी उन्होंने अपने आदर्शों से कभी भी समझौता नहीं किया, हमेशा अपने व्यवहार में जो अपने आदर्श लेके आए और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत किया। अगला है गांधी जी तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। आशय स्पष्ट कीजिए। गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि वे अपने व्यवहार में ही अपने आदर्शों को रखने की कोशिश करते थे। वो कभी भी गांधी जी क्या करते थे, कभी भी अपने जो आदर्श थे ना वो अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते कि भाई मेरे आदर्श कुछ और है, मैं व्यवहार कुछ और कर रहा हूं, बल्कि वो अपने व्यवहार में ही अपने आदर्श डाल देते थे, लेके आने की कोशिश करते थे हमेशा। वे किसी भी तरह के आदर्शों में कोई भी व्यवहारिक मिलावट नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में आदर्शों को मिलाते थे, जिससे आदर्श ही सबको दिखे और सब आदर्शों का ही पालन करें और आदर्शों की कीमत बढ़ जाए। वो किस लिए करते थे, ताकि सब लोग जो है उसी तरह का व्यवहार जो है अपनाने की कोशिश करें और अपने आदर्शों को व्यवहार में लाकर पालन करने की कोशिश करें, ताकि आदर्शों की कीमत जो है वो बढ़ती चली जाए। वे शुद्ध सोने में तांबा नहीं, तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। वो कहते थे कि शुद्ध सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाओ, ताकि यानी कि आदर्शों को जो अपने व्यवहार में लेके आओ, व्यवहार को आदर्श में नहीं। ठीक है, उसी प्रकार आदर्श को क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिकता की आवश्यकता
थी। नेक्स्ट है जापान के 80% लोग किस रोग के शिकार हैं और इसका क्या कारण है? पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। या इसके अलावा आ सकता है जापान में मानसिक रोगों के क्या कारण हैं, आप इन कारणों से कहां तक सहमत है? झेन की देन पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। या झेन की देन के आधार पर बताइए कि जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक क्यों होती हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन चेंज हो के बार बार रिपीटेड आया हुआ है ये पेपर में। पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ के आधार पर जापान के 80% लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। वहां के लोग इतने स्ट्रेस में है, इतना ज्यादा जो एडवांस हो चुका है हमारा जापान, जिसकी वजह से लोगों को जो है मानसिक बीमारियां होती जा रही हैं। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि सब दौड़ते हैं, सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से बातें करने लगते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है कि वो सब चीजें ऐसे लगती दौड़ रही हैं, लोग बोल नहीं रहे, बक रहे हैं, और उनको जो है कभी अपने खालीपन या फिर अकेलापन महसूस होता तो अपने आप से कोई ना कोई बात करने लग जाते हैं वो लोग। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो जापान के लोग हैं वो अमेरिका के लोगों से जो है हमेशा कंपटीशन करते रहे। उनको लगा कि वो जो काम वो 1 महीने का ना वो 1 दिन में खत्म कर ले, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी दिमाग हमेशा तेज ही रहता है, और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो उसकी रफ्तार में कई 1000 गुना तेजी आ सकती है और वह दौड़ने लगता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दिमाग थक जाता है, टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जापान के लोगों में मानसिक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लोग वहां पर जो है आराम नहीं करते बल्कि अपने दिमाग पर जोर डालते रहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाकर। नेक्स्ट है टी सेरेमनी के कर्म में लेखक ने क्या अनुभव किया? पाठ के आधार पर लिखिए कि चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलझन में पड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लग गई है, और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसा वह कभी ना खत्म होने वाले समय में जी रहा है, कि ये समय कभी खत्म ही नहीं होगा। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर की तरह लग रही थी। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। यानी कि प्रेजेंट में जी रहा था, बाकी सब चीजें भूल गया था, केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। उसको लग रहा था कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा समय। झेन की देन प्रसंग के आधार पर बताइए कि हमारा दिमाग हर वक्त कहाँ उलझा रहता है और क्यों? झेन की देन प्रसंग के अनुसार हमारा दिमाग अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझा रहता है या भविष्य के रंगीन सपने देखता है। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, और स्पष्ट है कि हमारा व्यक्तित्व में स्थिरता का अभाव हो जाता है। यानी कि या हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेजेंट में नहीं रहते हम लोग। तो उसी चीज की वजह से जो है हमारे अंदर जो है व्यक्तित्व का अभाव हो जाता है। चानो यू की पूरी प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में करते हुए लिखिए कि उसे झेन परंपरा की अनोखी देन क्यों कहा गया है। जापान में 80% लोगों ने मनोरुग्णता के कारणों को समझाते हुए लिखिए कि इस संदर्भ में चानो यू की परंपरा को एक बड़ी देन क्यों कहा गया है।
अब यहाँ पे जापान में जो है टी सेरेमनी होती है, ठीक है, चाय पीने की एक विधि है टी सेरेमनी। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। इस विधि में शांति को प्रमुखता दी जाती है, क्यों इसलिए चाय पीने के स्थान पर एक साथ 3 लोगों के से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाता, यानी कि एक साथ 3 लोग आ सकते, उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते वहां पर। एक बहुमंजिला इमारत की छत पर दफ्ती दीवारों तथा चटाई की जमीन वाली एक सुंदर परकुटी बनी होती है। बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी भरा होता है। हाथ पांव धोकर तौलिए से पहुंचकर लोग अंदर जाते हैं। चाइनीज अंगीठी सुलगाकर चाय तैयार करते हैं। बर्तन तौलिए से साफ करके चाय को प्यालों में भरते हैं और उसको अतिथि के सामने लेकर जाते हैं। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय भी नहीं डाली जाती, यानी कि सिर्फ 2 घूंट चाय होती है, उससे ज्यादा चाय भी नहीं होती है उसके अंदर। वहां होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पी जाती है। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहता है, यानी कि सिर्फ 2 घूंट चाय जो है वो 1.5 घंटे में लोग वहां पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट है वजीर अली कौन था। लास्ट चैप्टर आ गया हमारा। वजीर अली कौन था, अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। वजीर अली अवध के शासक आसिफ-उद-दौला का पुत्र था। अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा सादत अली को अवध की गद्दी पर बिठा दिया था, ठीक है। वजीर अली कौन था, आसिफ-उद-दौला का पुत्र था, ठीक है, और उसके जगह उसके चाचा को जो है सादत अली को गद्दी पे बिठा दिया था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के लिए इसलिए घृणा आ गई थी, नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि उसको गद्दी नहीं मिली थी। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी, इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे। नेक्स्ट, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम कथन के आलोक में 80 से 100 शब्दों में वजीर अली के चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। इसमें है वजीर अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। वे एक सिपाही साहसी निडर व्यक्ति थे। वे अपनों के बीच रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध थे कि सब लोगों के सामने जो है वो रॉबिन हुड की तरह रहते थे। उसने कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे कि वह बहुत साहसी और निडर था। यह दिखाने के लिए कि वह इतना निडर और साहसी था कि वह निडर होकर दुश्मनों के खेमे में चला गया। अब उसने क्या करा कि जहां पर कर्नल और उसके लेफ्टिनेंट वगैरह खेमा डाल के बैठे थे ना, वहीं पे वो छुप के बैठा था उन्हीं जंगलों के अंदर, ठीक है। और उसी तरह उनके खेमे में भी वो जो है निडर होकर चला गया था और उनसे जाकर के कर्नल से कारतूस की मांग करके आ गया था। वजीर अली एक सच्चा देशभक्त है। वह हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नफरत करता है। वह किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालकर बाहर कर देना चाहता है, यानी अंग्रेजों को किसी भी हाल में, क्योंकि उसके अंदर नफरत पैदा हो गई थी, उसको गद्दी नहीं मिली थी, तो उसके अंदर जब नफरत पैदा होगी तो वो चाहता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं। वजीर अली अत्यंत वीर एवं साहसी है। दुश्मन भी उसकी वीरता का लोहा मानते हैं। वजीर अली एक अच्छा शासक है। उसने केवल 5 महीने अवध की बागडोर संभाली थी, किंतु इस दौरान उसे अपनी रियासत को अंग्रेजी प्रभाव से लगभग मुक्त करके उसे स्वतंत्र जीवन प्रदान कर दिया था। उसने सिर्फ 5 महीने जो है अपने अवध की जो है उसके हाथ में बागडोर आई थी और उसने उस 5 महीने में उसको अवध को मुक्त करा दिया था अंग्रेजों से, ठीक है। नेक्स्ट, एकांकी कारतूस के अनुसार वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था। अवध के तख्त से वजीर अली को धोखे से हटा दिया गया था और उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वजीफे की रकम को कम करने वाली कंपनी के वकील की हत्या कर दी, क्योंकि जो वजीफा मिलना था, उसे सालाना वजीफा मिलना था, उसको उसके वकील ने कम करा दिया था। इसलिए उस वजीफे को कम कराने के चक्कर में उसने उस वकील की ही हत्या कर दी थी। उन्होंने बनारस में कर कंपनी से बगावत मोल ले ली। उसके बाद बिना किसी के हाथों में आए महीनों तक अंग्रेजों को दौड़ाता रहा अपने पीछे। उसको पकड़ने के लिए लोग भागते रहे इधर से उधर। उसके जाबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है जब वह अंग्रेजों के कैंप में घुसकर
कारतूस लेने में सफल हो जाता है और कर्नल उसे सिर्फ देखता रह जाता है क्योंकि वो कर्नल से कारतूस लेकर आ जाता है। नेक्स्ट, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता निम्न प्रकार से सिद्ध की गई। कैसे? एक तो वो जाबाज सिपाही था, निडर और साहसी था, अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने का उद्देश्य के लिए वे जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था। उससे अवध की नवाबी छीन ली गई थी, अवध से भी उसको धोखे से हटा दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ उसका संघर्ष शुरू हो गया था। उस वक्त वजीर अली के पास साथ देने के लिए ज्यादा लोग थे नहीं, फिर भी मुट्ठी भर लोगों ने के साथ उसने अंग्रेजों को टक्कर देने का हिम्मत जुटाई। जब उसे काशी से कोलकाता बुलाया गया तब कंपनी के वकील की से शिकायत की। कंपनी के वकील ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने वकील की हत्या कर दी। गोरखपुर के जंगलों में वो छुपकर रहने लग गया और कर्नल से 10 कारतूस हासिल किए तथा जाते जाते अपना नाम भी बता दिया उसे, और इस तरह से उसने अपनी वीरता साबित करी कि उसको कर्नल पकड़ ही नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली की किस योजना को समझाता है और उस योजना को असफल करने के क्या उपाय बताता है? कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके कि अफगानिस्तान से जो है वो लेके आ रहा है, मतलब अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बुला रहा है। सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। वजीर अली की इस योजना को असफल करने के लिए अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे थे ताकि उसे पकड़ा जा सके, लेकिन अंग्रेजी फौज जो है पूरी तरह से नाकाम हो गई क्योंकि उनकी ही नजरों के पीछे वजीर अली उन जंगलों में ही छुपा हुआ था, जिसकी वजह से जो है वहां पर उसको पकड़ने के लिए कर्नल ने वो तंबू गाड़ के रखा हुआ था कि उसको पकड़ा जा सके, पर उसे तब भी नहीं पकड़ा गया। कर्नल ने कैसे जाना कि वजीर अली सच में अपनी जान की परवाह नहीं करता? उसको कैसे पता चला? क्योंकि जब वो घोड़े पर सवार आदमी ने कर्नल से कहा कि वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है, तो यह सुनकर कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए, और जब कर्नल सवार से उसका नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है। ये लास्ट में जब वो वजीर अली आता है उसके खेमे में, कर्नल के पास उस तंबू में आता है, तो तब वो आता घोड़े पे सवार होके अकेला आता है और आकर के वो उसके लेफ्टिनेंट्स को बाहर निकलवा देता है कि मुझे अकेले में बात करनी है। और इसी दौरान जो है वो कर्नल से 10 कारतूस मांगता है, उससे पूछता है कि यहाँ तुम किस लिए आए हो? वो बोलते हैं मैं वजीर अली को पकड़ने आया हूँ। तो उसने कहा कि वो एक बहुत जाबाज सिपाही है, उसे तुम नहीं पकड़ पाओगे, और 10 कारतूस भी वो ले लेता है, ठीक है। और जब जाता है तो कर्नल उससे नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम ही वजीर अली है, यानी कि उसके सामने से कारतूस लेके भी चला गया और पकड़ नहीं पाया। वो उसने कारतूस दिए हैं इसलिए उसकी जान को बख्श रहा था वजीर अली, इसलिए उसकी जान को बख्श के चला गया कर्नल की, क्योंकि उसने उसको कारतूस दिए थे। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े की टापों की आवाजों से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है, कर्नल से पूछता है कि वो सवार कौन था। तो कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, और ये कर्नल ने खुद देख लिया था, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्श के पूरे गद्य खंड के प्रश्न उत्तर थे। अब इसके हमारी जो जितनी भी लिटरेचर थी पूरी हम खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम अपनी ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक्स हम एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लिटरेचर तैयार कीजिए। थैंक यू।